Good morning to you all again. I'll give a brief introduction about myself. So, my name is Deepika Sharma. I did my law from Vivekananda School of Law and Legal Studies, and I did my master's from Hidayatullah National Law University in Technology and Law. Although, very ironically, I'm not the very best at technology. So, for today's class, I decided upon some basic expressions that we will discuss in our class. ठीक है, अब ये जो कुछ बेसिक एक्सप्रेशंस हैं, ये हो सकता है कि आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एग्जैक्ट वर्डिंग्स ना दिखें, बट दीज एक्सप्रेशंस आर द बेसिस ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन. इन एक्सप्रेशंस के बेसिस पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है. उसके पीछे की स्पिरिट, आपके कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है ये कुछ बेसिक एक्सप्रेशंस. ठीक है, ये एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक आर्टिकल, हर एक पार्ट में आपको रिफ्लेक्ट होते दिखेंगे. अगेन, यू माइट नॉट सी द एग्जैक्ट वेरी वर्ड्स रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, but you will see the spirit behind the constitution in these expressions. Okay, so the first expression that we'll discuss today is constitutionalism. अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. अब आपने कॉन्स्टिट्यूशन, आपका भारत का संविधान, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग बोलते हैं कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो हमारे पास है, जो बता रहा है कि हर एक इंसान, हर एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या उनकी लिबर्टीज़ हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं. हर एक चीज़ उनकी पावर्स को डिफाइन कर रहा है, उनकी पावर्स को एक सेट बॉक्स में डाल रहा है, उनके जो भी एग्जीक्यूशन है उसको एक बॉक्स में डाल रहा है, डिफाइन कर रहा है. वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, लिविंग डॉक्यूमेंट हम इसे क्यों बोलते हैं? अब कोई भी चीज़ लिविंग है, सांस ले रही है, तो कोई भी लिविंग जैसे ह्यूमन बीइंग है, वो क्या है? आपका सांस ले रहा है, जिंदा है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है. ठीक है, आसपास जो भी स्टिमुलाई होगा, कोई आपको मारेगा, आप साइड हटोगे. ठीक है, आप गर्म चीज़ को टच करोगे, एकदम हाथ अपना पीछे लोगे. आपको जो है ठंड लगेगी, आप अपने हाथ रब करोगे, आपकी फिंगर्स में ब्लड सर्कुलेशन चेंज होगा, आप ग्रो करोगे. ठीक है, आप बड़े होगे. ये क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ होता ही है. वो चाहे ह्यूमन बीइंग, आपका प्लांट भी हो, आपका टच मी नॉट है, उसको आप टच करते हो, लीव्स को कर्ल हो जाती हैं. ठीक है, रिस्पॉन्ड कर रही हैं वो आउटर स्टिमुलाई से. आपकी ट्यूलिप्स हैं, वो रात में बंद हो जाते हैं, सुबह में खिल जाते हैं. सनफ्लावर्स हैं, वो आपके सनलाइट की तरफ मूव कर लेते हैं अपना, जहाँ पर भी सनलाइट हो. तो ये क्या है? ऑल द लिविंग थिंग्स आर रिस्पॉन्डिंग टू सम स्टिमुलाई. बाहर की दुनिया में कुछ भी अगर हो रहा है तो उसका रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं, दैट इज वाई दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वो बढ़ रहे हैं, इसीलिए वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. तो व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है? सो व्हाट वी मीन बाय दैट इज कि हमारा जो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी स्टिम्युलाई को रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो भी ग्रो कर रहा है. अब कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है स्टिम्युलाई को, या कैसे ग्रो कर रहा है? तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, बाहर की दुनिया में अगर कुछ भी हो रहा है, देयर इज सम स्ट्रगल अबाउट पावर्स और ड्यूटीज ऑफ सम ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, जैसे आपके अभी दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर और आपके चीफ मिनिस्टर जो है, उनकी पावर में स्ट्रगल था कि कौन जो है वो प्रिवेल करना चाहिए, किसके ऊपर उसकी पावर प्रिवेल करनी चाहिए, फंक्शन किसके पास कौन सा होना चाहिए. तो ये क्या था? आउटर स्टिमुलाई था, जिसको रिस्पॉन्ड करा कॉन्स्टिट्यूशन ने. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स जो है लिखी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करा आपके सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने एक डिसीजन दिया अकॉर्डिंग टू व्हाट वाज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आपके संविधान में जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग ही आपका केस डिसाइड हुआ, उसी की इंटरप्रिटेशन करके. इंटरप्रिटेशन होता है कि आप एक एक वर्ड पढ़ें, उसका मतलब समझें कि वो क्या कहना चाहता है. तो आपका जैसे जैसे समय बदल रहा है, वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी ग्रो कर रहा है. आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया जाता है. अमेंडमेंट होता है संशोधन आप करते हो, मतलब कि आप उसमें चेंजेस लेकर आते हो जो आज के टाइम के हिसाब से नेसेसरी हैं.
ठीक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स थे, मौलिक अधिकार थे। अब फंडामेंटल राइट्स में आपका एक फंडामेंटल राइट है, सबसे बेसिक राइट आपका, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है। तो अब इस राइट की इंटरप्रिटेशन ऐसे हुई है कि राइट टू हेल्थ भी उसमें इंक्लूडेड है, राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइसेस भी उसमें इंक्लूडेड है, राइट टू फैमिली प्लानिंग भी उसमें इंक्लूडेड है, राइट टू क्लीन एयर उसमें इंक्लूडेड है, राइट टू क्लीन वाटर उसमें इंक्लूडेड है, राइट अगेंस्ट पब्लिक स्मोकिंग उसमें इंक्लूडेड है। तो ये सारी जो हमने इंटरप्रिटेशन करी है, ये क्यों करी है कि आज के टाइम के हिसाब से हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब को समझें, इंटरप्रेट करें उसको, कि आज की जो सिचुएशन है, आज आज आपका डेली चेंज हो रहा है, वो आज उसके हिसाब से क्या इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए कि सब जितने भी हमारे पार्टीज हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, हर एक जो है उससे बेनिफिट कर सके, लोगों के जो हैप्पीनेस हो उसे हम मैक्सिमाइज कर सकें, और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स उन्हें मिनिमाइज कैसे कर सकें हम, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इंटरप्रिटेशन मैक्सिमम हैप्पीनेस की तरफ जाएगा। तो बाहर के स्टिमुलाई से आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्ड कर रहा है। आपके कोई प्रोविजन थे जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है नेसेसरी थे, आज के टाइम पे नेसेसरी नहीं है, हम अमेंडमेंट के थ्रू उसे लेकर आ रहे हैं। ठीक है। आपके पार्लियामेंट में विमेन के लिए रिजर्वेशन हमें लगा आज के टाइम में जरूरी है, हो सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमें नहीं लगा जरूरी है, आज के टाइम में हमें जरूरी लगा, तो थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वी आर मेकिंग इट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बाहर के स्टिमुलाई, बाहर जो भी हो रहा है उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, उसके हिसाब से ग्रो कर रहा है, अमेंड हो रहा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है। जो बाहर के स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड भी कर रहा है और उसके हिसाब से ग्रो भी कर रहा है। ठीक है। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो अब हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आर अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, जो हम कहते हैं कि एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक आपके रिस्पॉन्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो लोगों के हित के लिए बना है उसमें होने चाहिए। ठीक है। वो कुछ प्रिंसिपल्स आपके हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज लाइक अ स्पिरिट, अ सोल। आपके पास हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हो पर उसमें उसका कोई लिविंग सोल ना हो। ठीक है। इट इज पॉसिबल टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो अब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं है, वो हम देखेंगे व्हेन वी लुक एट द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। So constitutionalism is a mechanism that is providing legitimacy to a democratic government. आपकी कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको लेजिटिमेसी दे रहा है कि वो एक्चुअली एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, जैसा एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए वैसी डेमोक्रेसी है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो हम पता करते हैं थ्रू द प्रियम्बल। आपका जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसके अंदर हमने कुछ चीजें मेंशन करी हैं कि हमारा भारत ऐसा हो। ठीक है। आपका प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद बना था। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद हमने लिखी है कुछ चीजें कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन ऐसे हो कि ये सब चीजें फुलफिल हो। हमने कहा हमें जस्टिस चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए, लिबर्टी चाहिए, फ्रेटर्निटी चाहिए, हमारे भारत में ये सब चीजें हो। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन ऐसे ही करते हैं कि हर किसी के साथ जस्टिस हो सके, हम इक्वालिटी को प्रमोट कर सके, हम लोगों को लिबर्टी दे सके, हम लोगों के बीच में फ्रेटर्निटी की भावना उत्पन्न कर सकें। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपके प्रियम्बल के अंदर गिवन है कि इंडिया को हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की तरह देखना चाहते हैं। तो आपके उसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेसी क्या है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, आपकी लोगों द्वारा ही, लोगों पर ही शासन करने के लिए कुछ लोग हैं जो हमने खुद नियुक्त करे हैं।
हमने खुद से कहा है कि हम पर शासन करने के लिए हम में से ही कुछ लोग जो है वो हमने उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। आपके जो भी प्राइम मिनिस्टर है, लेट्स से प्राइम मिनिस्टर क्या है, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों का मत बता रहे हैं कि लोग ये चाहते हैं, तो आपके पीएम के थ्रू वो आवाज, लोगों की आवाज, भारत के करोड़ों लोगों की आवाज आपके प्राइम मिनिस्टर के थ्रू हम सुन पा रहे हैं। तो हमारा भारत कैसा हो वो आपके पीएम बता पा रहे हैं, बिकॉज ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो। रिपब्लिक मीन्स कि आपका जो भी लीडर है वो इलेक्ट होकर आया है। वो आपका लीडर अपने बाय बर्थ लीडर नहीं बना है। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, प्राइम मिनिस्टर का बेटा ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, नहीं। आपका लीडर लोगों ने खुद चुना है, लोगों ने उनको चुना है और लीडर बनाया है अपना। दैट इज व्हाट अ रिपब्लिक इज। तो इंडिया अगर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है तो वो एक्चुअली में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है या नहीं है वो पता चलेगा थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो लेजिटिमेसी दे रहा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कि आप एक लेजिटिमेट डेमोक्रेसी हो। आप ऐसा फार्स के लिए डेमोक्रेसी नहीं हो, सिर्फ दिखावे के लिए डेमोक्रेसी नहीं हो। हमने कहा कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होगा, इलेक्शन में सिर्फ एक पार्टी खड़ी है, उसके अलावा कोई पार्टी नहीं है, तो हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है ना कि हम किसे अपना लीडर चुनना चाहें। हमारे पास एक ही चॉइस है, वी हैव टू चूज देम। हमारे पास तो नोटा का भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ द अबव लिखने का। तो ऐसे केस में क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? नो। जब ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर ही नहीं है तो जो रिप्रेजेंटेटिव हमारा इलेक्ट हुआ है क्या वो लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव है लोगों का? नो। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक प्रिंसिपल बोल रहा है कि इलेक्शन हमारे फ्री एंड फेयर भी हो। सो दिस इज हाउ यू सी कि डेमोक्रेसी को लेजिटिमेसी मिल रही है थ्रू प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सॉरी। सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव कॉन्स्टिट्यूशन, बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है वहां पे। बहुत सारी आप कंट्रीज देखोगे जहां पे या तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, आपका थ्रू सम कूप और सम people are trying to take over the government, or there is a system of monarchy there. Oh, I'm very sorry about that. Or there is a system of constitutional monarchy there. तो वहां पर आप नहीं बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आपकी डेमोक्रेसी को लेजिटिमेसी भी दे रहा है और प्रूव कर रहा है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है, आपकी जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है। ये सारे क्या हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के। नाउ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है एक नेचुरल की तरह देखी जाती है टू द फंडामेंटल गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहा कि हर एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर आपका लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी उस लॉ का इंटरप्रिटेशन देते हैं कि वो लॉ एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है। तो आपकी हर एक ऑर्गन क्या क्या पावर्स होंगी, क्या फंक्शंस होंगे, किस दायरे में रह के, किस बाउंड्री में रह के वो काम करेंगे, वो सारा हमने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। अगेन एंड अगेन हमने बात करी है कि हमारी जुडिशरी फ्री हो, रूल ऑफ लॉ हो, सेपरेशन ऑफ पावर हो। तो ये सारी चीजें हमने बार 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 अपने थ्रू वेरियस आर्टिकल्स इंश्योर करी है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंडिया में जो गवर्नेंस है, जो फंडामेंटल गवर्नेंस है कंट्री के अंदर, उस गवर्नेंस का एक नेचुरल जो है आपका कंक्लूजन है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कि ये आप फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट में वेरी सॉरी, आई एम हैविंग अ वेरी बैड कफ। ओके, होपफुली we won't have any repeats of that. After that,
ओके, अगेन आई एम वेरी सॉरी, यू हैड टू हियर मी कफ। तो इंडिया की जो गवर्नेंस है उसमें नेचुरली हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेचुरली क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार अलग अलग जगह पे थ्रू डिफरेंट लॉज ऑल्सो, नॉट जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बट थ्रू डिफरेंट लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर ऑल्सो, हमने ये प्रिंसिपल्स इनकलकेट करे हैं। अब आपका वेरियस केसेस में भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात हुई है। तो सबसे पहले तो रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल को क्या करा था? रिकॉग्नाइज किया था। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल को कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया। फिर आईआर कोहेलियो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में भी कोर्ट ने हेल्ड किया कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है एक ऐसा लीगल प्रिंसिपल है जो कि बात कर रहा है कि गवर्नमेंटल पावर का जो एक्सरसाइज होगा, मतलब एग्जीक्यूशन होगा, गवर्नमेंट अपनी पावर को जो यूज करेगी वो ऐसे यूज करेगी कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल्स हैं, वो आपके फुलफिल हो सके। सो दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अगेन मिनर्वा मिल्स केस में भी आपके जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक प्रेशियस हेरिटेज है और आप उसकी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट अगर है तो आप उसके बेस को, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को, उसके ढांचे को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपका उस बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं। आपका अगर कोई भी ह्यूमन है तो उसके 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, 206 हड्डियां होंगी ना। बर्थ डिफॉर्मिटीज की वजह से इट इज पॉसिबल कि आपका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो, बट देर कैन नॉट बी अ चाइल्ड जिसके पास दिमाग ही नहीं होगा या दिल नहीं होगा, राइट? तो अगर आपके पास ये बेसिक आपके ऑर्गन्स नहीं है, बेसिक एक नर्वस सिस्टम नहीं है, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कोई एवरेज जो है वो लिविंग पर्सन होगा। तो यहाँ पर हमने यही बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये लिविंग डॉक्यूमेंट आपका, एक आप इंसान की तरह इसे इमेजिन करो, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज लाइक द हार्ट और यू नो द लंग्स और मे बी द ब्रेन, कि इसके बिना आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, इसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल्स को हटा दोगे। ठीक है, तो व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? The first principle is separation of power. Now 18th century में एक फ्रेंच फिलोसफर थे मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने अपनी एक बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसके अंदर मॉन्टेस्क्यू ने एक्सप्लेन करा व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर। आपका सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है? अब सेपरेशन ऑफ पावर, इफ यू गाइज हैव एवर लर्नड अबाउट इट, आपके आई गेस 10th क्लास तक की सोशल साइंस में भी आपने पढ़ा होगा सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। तो व्हाट सेपरेशन ऑफ पावर इज टॉकिंग अबाउट इज कि आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, आपके वेरियस ऑर्गन्स हमने क्या क्या डिस्कस करे? सबसे पहला आपके पास लेजिस्लेचर है, दूसरा आपके पास क्या है? एग्जीक्यूटिव है, और तीसरा आपके पास क्या है? जुडिशरी है। ना मॉन्टेस्क्यू ने जब एक्सप्लेन करा सेपरेशन ऑफ पावर को, तो ही एक्सप्लेन्ड इट इन द सेंस कि ये लेजिस्लेचर है आपका, ठीक है, इन वन बबल, एक बबल में आपका लेजिस्लेचर है, दूसरे बबल में आपका एग्जीक्यूटिव है, और तीसरे बबल में आपका जुडिशरी है। ये अपने अपना एक यूनिवर्स है इनका, अपने अपने यूनिवर्स में, अपने अपने बबल में ये लोग काम कर रहे हैं। लेजिस्लेचर अपने बबल में रह के लॉ बना रहा है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना तो एग्जीक्यूटिव की ना ही जुडिशरी की, कोई भी ये इंटरफेरेंस नहीं है। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव के काम में लेजिस्लेचर की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना ही जुडिशरी की कोई इंटरफेरेंस है। ठीक है, सिमिलरली जुडिशरी के काम में ना तो एग्जीक्यूटिव की ना लेजिस्लेचर की कोई इंटरफेरेंस है। ये तीनों अपने अपने बबल में रहकर अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी भी काम में दूसरे बंदे का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, आपका जुडिशरी, अभी रिसेंटली आपका सेम सेक्स मैरिज के ऊपर केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में एंड में
जब आपका लेजिटिमेसी नहीं दी सेम सेक्स मैरिज को, सो दे सेड कि हम ये काम कर नहीं सकते क्योंकि उसकी हमारे पास पावर नहीं है, परमिशन नहीं है। सेम सेक्स मैरिज को अगर लेजिटिमेसी देनी है, हमें लॉज को चेंज करना पड़ेगा, हमें वेरियस लॉज लाने पड़ेंगे, उनमें अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे। आपका मैरिज, शादी का मतलब सिंपली ये नहीं है कि शादी हो गई खत्म, उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। शादी अगर आपकी लेजिटिमेट है तो आगे सक्सेशन एक इशू बन जाएगा कि आपके बाद आपकी प्रॉपर्टी कैसे जो है वो डिवाइड की जाएगी। तो अब अगर आपकी एक लड़के और एक लड़के की या एक लड़की और एक लड़की की शादी अगर लेजिटिमेट है तो उनकी प्रॉपर्टी कैसे बांटी जाएगी, आपके आगे बच्चों को प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी ना। बच्चे जो हैं आपके सेम सेक्स मैरिज में, अगर आप चाहो बायोलॉजिकल चाइल्ड को पैदा करना तो वो सिर्फ एक पेरेंट का बायोलॉजिकल चाइल्ड होगा। तो क्या उस बच्चे का दूसरा पेरेंट जो बायोलॉजिकल उसका पेरेंट नहीं है उसकी प्रॉपर्टी में कोई हक होगा? और होगा तो कैसे होगा? इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर द बायोलॉजिकल रूट एंड यू आर गोइंग फॉर लेट्स से अडॉप्शन, तो अब आपको अडॉप्शन के लॉज भी चेंज करने पड़ेंगे, राइट? अडॉप्शन के लॉज आपको चेंज करने पड़ेंगे, सक्सेशन के लॉज चेंज करने पड़ेंगे, आपको वेरियस अदर लॉज जो हैं वो भी चेंज करने पड़ेंगे इफ यू गिव लेजिटिमेसी टू सेम सेक्स मैरिज। तो जुडिशरी ने कहा कि वो लेजिस्लेचर के काम में, लेजिस्लेचर के फंक्शन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। दे कैन नॉट इंटरफेयर विद द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। अगर ये चीज लेजिटिमेट बनाई जानी चाहिए तो लेजिस्लेचर को इस पे कोई लॉ बनाना पड़ेगा, उस लॉ को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसकी पावर हमारे पास है, बट लॉ बनाने की पावर नहीं है। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से ऊपर नहीं है जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी का फंक्शन अलग है, ठीक है। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव जो है, एक लॉ बना है हमारा, लॉ कह रहा है कि आप जो है बच्चों को मिड डे मील देंगे, ठीक है। लॉ बना कि बच्चों को मिड डे मील दोगे, अब उसमें एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस नहीं कर सकता कि मिड डे मील हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, हम कैसे बांटेंगे, आप मत बनाओ लॉ, इंटरफेयर नहीं कर सकते। एंड सिमिलरली जुडिशरी भी इंटरफेयर नहीं कर सकती अब एग्जीक्यूशन में। जुडिशरी नहीं बोल सकती कि आप पीली दाल क्यों दे रहे हो मिड डे मील में, आप काली पीली दाल दो, ठीक है, या आप मसूर की दाल दो, मूंग की दाल दो, ठीक है। जुडिशरी जो है इंटरफेयर नहीं कर सकती है एग्जीक्यूशन में। जुडिशरी कैन इंटरप्रेट, वो देख सकते हैं कि मिड डे मील की बात हुई थी, मिड डे मील में बोला गया था 15 ग्राम प्रोटीन बच्चों को मिलना चाहिए, हर एक बच्चे को। तो आप जो भी बांट रहे हो, जो भी खाना दे रहे हो, उसमें 15 ग्राम प्रोटीन है या नहीं है, जुडिशरी ये चीज देख सकती है। बट जुडिशरी ये नहीं बोल सकती कि आप देसी घी में खाना बनाओ या आप जो है सनफ्लावर ऑयल में खाना बनाओ या ऑलिव ऑयल में खाना बनाओ। तो जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती एग्जीक्यूटिव के फंक्शन के साथ, दे कैन ओनली इंटरप्रेट द लॉ। एग्जीक्यूटिव जो है सिमिलरली जुडिशरी को नहीं बोल सकता कि आप जो है ऐसे इंटरप्रेट मत करो लॉ को, या ऐसे इंटरप्रेट करो लॉ को, या आप इस पर्सन को ये सजा मत दो बल्कि थोड़ी कम सजा दो, राइट? तो आपका ये तीनों ऑर्गन्स जो हैं तीन अलग अलग बबल्स में काम कर रहे हैं। दैट्स इज व्हाट मॉन्टेस्क्यू वांटेड, कि आप अलग अलग, एकदम अलग अलग यूनिवर्सेस में काम कर रहे हो। तो ये आपकी क्या है, पावर जो भी है लेजिस्लेचर की वो इसी बबल में है, एग्जीक्यूटिव की पावर इसी बबल में है, जुडिशरी की इसी बबल में है। ये हो गया आपका सेपरेशन ऑफ पावर, आपकी पावर सेपरेट हो गई है तीन अलग अलग बबल्स के अंदर। दिस इज व्हाट मॉन्टेस्क्यू वांटेड। तो मॉन्टेस्क्यू ने यही कहा कि आपका पावर जो है वो तीनों जो ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों में अलग अलग पावर्स रखेंगे। उसका रीजन ये है कि आपकी मोनोपोलाइजेशन नहीं होगी पावर की, ठीक है, एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बनेगा। मतलब अगर कल को जुडिशरी लेजिस्लेचर के काम में हाथ देने की कोशिश करेगी, लॉ बनाने की कोशिश करेगी, तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्या बोलेंगे, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू डू दैट। लेजिस्लेचर कल को अगर कोशिश करेगा जुडिशरी के काम में या एग्जीक्यूटिव के काम में दखल देने का, तो बाकी दोनों ऑर्गन्स क्या बोलेंगे, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू डू दैट। सिमिलरली फॉर एग्जीक्यूटिव, अगर वो कल को जुडिशरी के काम में जो है इंटरफेरेंस करेंगे, लेजिस्लेचर के काम में इंटरफेरेंस करेंगे, तो क्या बोला जाएगा, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू डू दैट, यू डू नॉट हैव द पावर टू डू दैट। तो आपकी पावर्स क्या हुई, सेपरेट हो गई हैं,
ठीक है, अलग अलग बबल्स में है, एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बन रहा है कि ऐसा नहीं है कि जुडिशरी जो है कुछ भी रूलिंग दे रही है, कुछ भी जो है लॉ का इंटरप्रिटेशन कर रही है। अगर वो लॉ को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं या जो लॉ नहीं है उसके हिसाब से जो है जजमेंट दे रहे हैं, तो बाकी दोनों ऑर्गन्स क्या करेंगे, जुडिशरी को बोलेंगे कि यू आर टेकिंग द पावर अवे फ्रॉम अस, आप हमारी पावर भी हमसे छीन रहे हो और वो पावर एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हो। कल को लेजिस्लेचर अगर ऐसा लॉ बना देता है कुछ भी जो कि उनके पास कॉम्पिटेंस नहीं है उस चीज पे लॉ बनाने के लिए, लेट्स से लेजिस्लेचर लॉ बना रहा है आपके ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई लॉ बना है, नॉट एन इंटरनेशनल लॉ कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन पर नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए लॉ बना रहा है लेजिस्लेचर, इंडिया का लेजिस्लेचर ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए लॉ बना रहा है, तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव क्या बोलेंगे, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू डू दैट, आपको अलाउड नहीं है ये करना। तो क्या है, एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बना है कि हम जो है एक ऑर्गन अपने पास जो पावर है उससे ज्यादा पावर अगर लेने की कोशिश करेगा, अगर वो अपने बाउंड्री से बाहर आने की कोशिश करेगा, तो बाकी दोनों ऑर्गन्स उसे बोलेंगे यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बन जाएगा, कोई भी ऑर्गन बाकी ऑर्गन्स की पावर को ले नहीं पाएगा। दिस इज योर सेपरेशन ऑफ पावर। नाउ इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर हम स्ट्रिक्ट सेंस में यूज नहीं करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपके जो प्रेसिडेंट हैं, ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है, हम कहते हैं इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट आपका लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। आपका कोई भी लॉ बिल अगर है, उसको अगर एक्ट बनाना है तो पहले लोकसभा उसे पास करेगा, राज्यसभा फिर उसे पास करेगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा कि आप भी इसको एसेंट दो, आप अपना साइन करो इस पे, तब जाके वो बिल आपका एक्ट बनेगा, आपका बिल लॉ बनेगा। तो आपका लोकसभा राज्यसभा लेजिस्लेचर का पार्ट है। तीसरा स्टेप है प्रेसिडेंट, वो भी अगर आपके लेजिस्लेचर का पार्ट है और एग्जीक्यूटिव हेड है, तो ये प्रेसिडेंट तो दोनों ऑर्गन्स की पावर एंजॉय कर रहे हैं। नाउ लेट मी टेल यू, प्रेसिडेंट सिर्फ दोनों ऑर्गन्स की नहीं, तीनों ऑर्गन्स की पावर एंजॉय कर रहे हैं। प्रेसिडेंट आपके जुडिशरी की पावर भी एंजॉय करते हैं, बहुत ही कम सेंस में, पर जुडिशरी की पावर कैसे एंजॉय कर रहे हैं, किसी को डेथ पेनल्टी मिली, प्रेसिडेंट के पास उन्होंने एप्लीकेशन लिखी कि मुझे डेथ पेनल्टी मिली है, मुझे जो है कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि केस में मेरिट है, अलाउ हो जाना चाहिए, तो प्रेसिडेंट वहां पर आपके डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर है, ठीक है। तो आपके प्रेसिडेंट जुडिशरी की पावर भी इंजॉय कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव की भी इंजॉय कर रहे हैं और लेजिस्लेचर की भी इंजॉय कर रहे हैं पावर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट आपके टेक्निकली तीनों ऑर्गन्स की पावर इंजॉय कर रहे हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर कैसे हुआ, अगर प्रेसिडेंट के पास ये पावर भी है, ये पावर भी है, ये पावर भी है, तो सेपरेट कैसे हुई पावर्स, है ना। अब प्रेसिडेंट तो सिर्फ एक हमारे पास एग्जांपल है जो तीनों ऑर्गन्स की पावर एंजॉय कर रहा है। देर आर सम अदर पावर्स ऑल्सो जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों की इंजॉय कर रहा हो, ठीक है, या एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की इंजॉय कर रहा हो, या जुडिशरी और लेजिस्लेचर की इंजॉय कर रहा हो, है ना। अब आपका अनदर एग्जाम्पल इफ आई वर टू गिव, जुडिशरी के पास केस आया आपके सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को लेकर, जिस पर उस समय पे कोई लॉ नहीं था, ठीक है। आपका ये केस काफी फेमस केस है, विशाखा केस के नाम से काफी फेमस है। तो विशाखा केस में जुडिशरी के पास ऐसे चीज पर क्वेश्चन आया जिस पे कोई लॉ ही नहीं था, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे उस समय पे कोई लॉ नहीं था, तो जुडिशरी ने सर्टेन गाइडलाइंस दी, ठीक है, सर्टेन गाइडलाइंस दी कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, आर्टिकल 142 आपको पावर दे रहा है जुडिशरी को कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए जो नेसेसरी है, तो वो चीज कोर्ट ने करी। उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी कि अगर दोबारा कभी हमारे पास केस आता है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे, तो उस केस में हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, कैसे जजमेंट देंगे, ठीक है। वेरियस सोर्सेज जो हैं जुडिशरी ने कंसिडर करे, इंडिया ने जो भी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी अगर साइन करी है,
कोई डॉक्यूमेंट अगर साइन करा है, इक्वालिटी के ऊपर हमने बहुत डॉक्यूमेंट साइन करे हैं, सीडॉ है, आईसीसीपीआर है, आईसीएससीआर है, ये इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं बहुत सारी जो इंडिया ने भी साइन करी हैं। इंडिया ने साइन करी है तो इंडिया पे लागू भी होती हैं। तो उसके हिसाब से कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो अब टेक्निकली जुडिशरी क्या कर रहा है, लेजिस्लेचर की पावर को इंक्रोच कर रहा है, लेजिस्लेचर की पावर ले रहा है? नहीं, जुडिशरी ने कहा हमने गाइडलाइंस दे दी हैं, जब तक लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना देता तब तक ये गाइडलाइंस फॉलो होंगी। लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया था आपका आफ्टर आई गेस 13 समथिंग ईयर्स, तो उसके बाद अब वो लॉ फॉलो होता है, जुडिशरी की गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती हैं। आपके बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर आपके लेजिस्लेचर लॉ बना देता है पर उसमें कहीं कमी लगती है, तो उस कमी को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आपकी जुडिशरी गाइडलाइंस देती है। जैसे फोन टैपिंग एक इशू था कि फोन टैपिंग लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया कि ऐसे ऐसे फोन टैपिंग आप कर सकते हो, पर उसमें कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे कि कौन देख रहा है कि आपके अगर फोन टैपिंग पुलिस कर रही है तो वो सही है या अपनी मनमर्जी कर रही है, वहां पे कितने समय तक फोन टैपिंग हो सकती है, लोगों को कैसे पता चलेगा कि उनकी प्राइवेसी भंग हो रही है, उनके फोन जो है वो कॉन्वर्जेशन सब कोई सुन रहा है, कितने टाइम तक सुन सकता है, अनलिमिटेड सुन सकता है क्या जिंदगी भर? तो इन सब चीजों पर लेजिस्लेचर ने लॉ नहीं बनाया था, तो कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कि फोन टैपिंग के केस में आप क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे, जो कि थ्रू अनदर लेजिस्लेटिव एक्ट आपका लॉ बना दिया गया था। तो अगेन यहाँ पे जुडिशरी लेजिस्लेचर के पावर्स को इंक्रोच नहीं कर रही है, क्योंकि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर जो है आपका स्ट्रिक्ट सेंस में यूज नहीं किया जाता। ठीक है, इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्ट सेंस में यूज नहीं किया जाता का मतलब है कि हम स्ट्रिक्टली नहीं बोलते हैं कि पावर आपकी जो है सेपरेट रहेंगी। इंडिया में हम लोग यूज करते हैं सेपरेशन ऑफ फंक्शन, कि आपका जो भी फंक्शन है वो सेपरेट होगा, तीनों ऑर्गन्स का जो भी फंक्शन है वो आपका क्या होगा, सेपरेट होगा। जो लेजिस्लेचर का फंक्शन है, जो एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है और जुडिशरी का फंक्शन है, वो तीनों अलग रहेंगे। लेजिस्लेचर लॉ को इंटरप्रेट नहीं करेगा, ना ही एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूटिव ना तो लॉ बनाएगा ना ही लॉ को इंटरप्रेट करेगा। जुडिशरी ना तो लॉ बनाएगी ना ही लॉ को एग्जीक्यूट करेगी, सिर्फ इंटरप्रेट करेगी। तो इनका जो बबल है वो पावर्स का बबल नहीं है, इनका बबल बना हुआ है आपके, वेल दिस बबल इज गोइंग टू बी वेरी वियर्ड, इनका जो बबल बना हुआ है वो बबल बना है फंक्शंस का, कि ये अपने अपने बबल में रह के अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं, एक का फंक्शन दूसरे का फंक्शन के साथ मिल नहीं रहा है। ठीक है, एक का फंक्शन दूसरे के फंक्शन से सेपरेट है, पर कहीं कहीं पर पावर्स जो है आपकी हो सकता है कि आपकी मिक्स हो रही हो। ठीक है, इट इज पॉसिबल कि पावर्स इनकी आपस में कहीं कहीं मिक्स हो रही हो, पर फंक्शन हमेशा सेपरेट है। ठीक है, सो सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में स्ट्रिक्ट सेंस में यूज नहीं होता है, कुछ फंक्शनल ओवरलैप इंडिया में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अब व्हाट डू वी मीन बाय रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट? तो अब गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल है लोगों को लेकर। कैसे अकाउंटेबल है? अब कल को अगर कोई स्कैम हो, लेट्स से XYZ मंत्री कोई स्कैम करता, अब मैं जाके उसके घर पे जाके पूछ तो नहीं सकती कि हाँ तुमने स्कैम कैसे करा, कैसे पैसा लूटा हम लोगों का, है ना? हमारे पास डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि उस हर एक मिनिस्टर को हर एक घर के लोगों के पास जाके, सॉरी, हर एक घर के लोगों के पास जाके उसे बोलना नहीं पड़ेगा कि मैंने जो है सो एंड सो एक्शन इसके लिए लिया था, मैंने ये लॉ तो इसके लिए बनाया था, मैंने ये काम इस रीजन से करा था। उन्हें हर एक बंदे को एक्सप्लेन नहीं करना होगा। तो अकाउंटेबिलिटी कैसे है हमारे पास? अकाउंटेबिलिटी हमारे पास इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कैसे है? ऐसे समझो, आप लोग स्कूल में जब थे, आप लोगों को कोई भी टीचर आए, उन्होंने कुछ भी पढ़ाया, या लेट्स से टीचर ने कुछ आपको ऐसी बात बोली क्लास में जो कि आपको सही नहीं लगी और आपको लगा कि गलत तरीके से बात करी उन्होंने,
तो अब आप टीचर को डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं रख सकते कि आप डायरेक्टली बोल रहे हो कि ऐसे कैसे बोल दिया आपने या ऐसे कैसे कर सकते हो आप, है ना। यहाँ पर डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बट यू कैन गो टू द प्रिंसिपल एंड कंप्लेन टू देम। आप उनके पास अपने कंसर्न्स रख सकते हो कि सो एंड सो टीचर ने सो एंड सो चीज करी क्लास में, प्लीज आप देखिए कि क्या ये अप्रोप्रिएट था या नहीं था। नाउ द टीचर इज अकाउंटेबल टू द प्रिंसिपल, शी हैज टू गिव आंसर टू द प्रिंसिपल। उन्हें जस्टिफिकेशन प्रिंसिपल को देना पड़ेगा कि मैंने ये चीज इस रीजन से बोली। तो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर है, टीचर इज अकाउंटेबल टू द स्टूडेंट्स। कैसे? डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। वैसे ही जो आपकी गवर्नमेंट है, हर एक मिनिस्टर जो है, हर एक पर्सन जो है, हर एक जज जो है, वो हर एक इंसान को डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं है। पर अगर कोई मिनिस्टर ऐसा लॉ बनाता है या इंट्रोड्यूस करता है जो मुझे लग रहा है मेरे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है, ठीक है, लेट्स से कोई लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया कि हाई पेइंग जितनी भी जॉब्स हैं, सीईओ, सीओओ, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, इन सब जॉब पर, पोस्ट पर कोई भी लड़की नहीं जो है जॉब ले सकती। उसके लिए कुछ भी उनका रीजन रहा, उन्होंने कहा कि लड़कियों को जो है ये जॉब हम नहीं देंगे बिकॉज उनके पास घर भी है देखने के लिए, ठीक है, लेट्स से कोई हाइपोथेटिकल ऐसा लॉ बना। नाउ मेरे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स इनक्रोच हो रहे हैं, वॉयलेट हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली मिनिस्टर से नहीं पूछ सकती कि ऐसा लॉ कैसे बनाया आपने। मैं जुडिशरी के पास जाऊंगी, कोर्ट के पास जाऊंगी, मैं बोलूंगी कि ये जो लॉ बना है आप इसका रिव्यू करो, जुडिशियल रिव्यू करो। जुडिशियल रिव्यू मतलब जुडिशरी का रिव्यू, कि क्या ये लॉ मेरे राइट्स को वॉयलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर लॉ मेरे राइट्स को वॉयलेट कर रहा है तो लॉ हमारा कैंसिल हो जाएगा, और अगर लॉ जो है राइट्स को वॉयलेट नहीं कर रहा है तो वो एज इट इज काम करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो आपका लॉ बनाया गया है उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कोर्ट में जाकर आपके लेजिस्लेचर को कि हमने ये लॉ क्यों बनाया है। तो आपकी गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली ही सही अकाउंटेबल है हमें लेकर, ठीक है। वो अगर कोई भी एक्शन लेते हैं जो हमारे हित में नहीं है तो हम उसके अगेंस्ट उनसे जस्टिफिकेशन मांग सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू सी अकाउंटेबिलिटी इन इंडियन गवर्नमेंट। द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज पॉपुलर सोवरेनिटी। अब सोवरेनिटी क्या होती है? सोवरेनिटी आया है आपका शब्द सोवरेन से। अब सोवरेन जो है वो कौन होता है? Okay, if the students could just please give their names and numbers in the chat box. Please just write your names and numbers in the chat box. Thank you so much. तो अब सोवरेनिटी के अंदर वर्ड है सोवरेन। सोवरेन क्या होता है? सोवरेन हम ऐसी पॉलिटिकल अथॉरिटी को बोलते हैं जो क्या है, सुप्रीम है। सुप्रीम इन द सेंस कि वो पॉलिटिकल अथॉरिटी, वो पर्सन बाकी सबको बता सकता है कि तुम ऐसे नहीं ऐसे काम करोगे, तुम ये नहीं ये काम करोगे, तुम्हारी पावर इतनी है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। और कोई भी सोवरेन को आके नहीं बता सकता कि तुम ऐसे काम करो या ऐसे काम करो। ये सोवरेन को कोई भी बाहर के पावर नहीं बता सकती। सोवरेन क्या है? आपकी सुप्रीम अथॉरिटी है। जैसे इंडिया है, इंडिया लॉ बना रहा है, तो इंडिया जो है वो जो भी लॉ बना रहा है वो इंडिया किसी और कंट्री से पूछ के नहीं लॉ बना रहा है। इंडिया को अगर हमने, हमारे पास पहले था, कोई भी अगर क्राइम होता है, ऑफेंस होता है, वो क्या ऑफेंस हुआ है, उसकी सजा क्या है, आपका एक लॉ था इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड में लिखा था। अब हमने उस लॉ को चेंज करके जो है लॉ बनाया है। क्या लॉ बनाया हमने? भारतीय न्याय संहिता 2023। तो बीएनएस, हमने आईपीसी को रिप्लेस करके बीएनएस ले आए। तो अब किसी कंट्री की हम सुनेंगे नहीं, कोई हमें बोल नहीं सकता कि नहीं ये वाला लॉ मत बनाओ, पहले वाला ही सही था, या तुम लॉ को चेंज मत करो, तुम ऐसा मत करो वैसा मत करो। कोई हमें बता नहीं सकता ये चीज। हमारे पास सोवरेनिटी है, इंडिया सोवरेन है, हम प्रभुत्व नेशन एक हैं। हमें और कोई आके नहीं बता सकता कि आप कैसे काम करोगे, कैसे वर्क करोगे। दिस इज व्हाट सोवरेनिटी मीन्स। तो इंडिया अगर सोवरेन है तो व्हाट डू वी मीन बाय पॉपुलर सोवरेनिटी? पॉपुलर सोवरेनिटी मतलब लोगों की इच्छा से सोवरेन बन रहा है,
लोगों की जो भी मत है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, वो आगे सुप्रीम अथॉरिटी बन रहा है। आपकी जो भी गवर्नेंस हो रही है वो कैसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय सोवरेनिटी। तो आपकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अगर है गवर्नमेंट, तो हम बोलेंगे कि वहां पे पॉपुलर सोवरेनिटी मतलब लोगों का जो मत है, जो लोगों में पॉपुलर है, जो सभी लोग, एक मेजॉरिटी पोर्शन है, वो लोग जिसको देखना चाहते हैं एज देयर लीडर, वो लीडर बन रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट पॉपुलर सोवरेनिटी मीन्स। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज रूल ऑफ लॉ। नाउ रूल ऑफ लॉ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ इन वेरी सिंपल टर्म्स मीन लॉ का रूल। लॉ का रूल मतलब कि आपकी कंट्री में जो भी गवर्नेंस होगी, जो भी आपका कंट्री में काम होगा, वो आपके लॉ के हिसाब से होगा। जो लॉ में लिखा है उसके हिसाब से गवर्नेंस होगी। जो लॉ में लिखा है उसके हिसाब से ही लोगों को उनकी राइट्स, ड्यूटी, प्रिविलेजेस, लाइबिलिटीज, लिबर्टीज, हर एक चीज लॉ के हिसाब से मिलेगी। जो लॉ में लिखा है वैसा ही होगा। दिस इज व्हाट रूल ऑफ लॉ मीन्स। प्रेजेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ मीन्स गवर्नमेंट जो है वो मेन की नहीं है, लॉज की है। गवर्नमेंट अपने मन मर्जी नहीं कर रही है। इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस होता है, आर्बिट्रेरी वर्ड है, उससे आया है आर्बिट्रेरीनेस, कि आपका मन चाहा रूल नहीं है। मन मर्जी से हम नहीं कर रहे हैं कि आज मेरा मन है ऐसा करने का तो मैंने उसके हिसाब से लॉ बना दिया, आज मेरा मन है वैसा करने का तो मैंने उसके हिसाब से जो है जजमेंट पास कर दी। नहीं, लॉ के हिसाब से होगा सब कुछ। ठीक है, दिस इज व्हाट रूल ऑफ लॉ मीन्स, कि मेन की जो गवर्नमेंट जिन लोगों से बनी है, मेन हियर डू नॉट मीन जस्ट द मेल सिटीजन्स, बट आपके जो भी लोग हैं गवर्नमेंट में, उनके मन मर्जी से हमारा नहीं चलेगा गवर्नेंस, लॉ के हिसाब से चलेगा। दिस इज व्हाट रूल ऑफ लॉ मीन्स। अब आपके अगेन जूरिस्ट थे डाइसी। डाइसी ने तीन जो है कंपोनेंट्स दिए रूल ऑफ लॉ के। उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ किसी भी कंट्री में है या नहीं है देखने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज, किसी को भी पनिशमेंट नहीं मिल रही है एक्सेप्ट फॉर अ स्पेसिफिक ब्रीच ऑफ लॉ, जो कि ऑर्डिनरी लीगल मैनर में ऑर्डिनरी कोर्ट्स के आगे आपका हो रहा है। अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? ऑर्डिनरी लीगल मैनर, ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ, और पनिशमेंट एक्सेप्ट फॉर अ स्पेसिफिक ब्रीच ऑफ लॉ। अब इसका मतलब क्या है समझो। आप बोल रहे हो कि आप किसी को भी सजा नहीं दोगे एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ। हमने लॉ में लिखा है कि आप ऐसे 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 काम करोगे, आपका कंडक्ट ऐसा होना चाहिए, हमने लॉ में लिख दिया। अब अगर आप उसके अगेंस्ट कुछ कर रहे हो, दैट इज ब्रीच ऑफ लॉ। जैसे आपका अगेन आईपीसी था, इंडियन पीनल कोड, उसमें लिखा है कि आप जो है किसी और का कोई भी सामान, मूवेबल कोई भी प्रॉपर्टी है, आप जैसे किसी का फोन था, आपने लिया, अपनी जेब में डाला, घर चले गए, आपका इंटेंशन था कि इसका फोन मैं क्या करूं, चोरी कर लूं, और चोरी करके आगे कुछ भी फोन खुद यूज करूं, आगे बेच दूं, कुछ भी करूं। आपने गलत इंटेंशन से वो फोन उठाया और अपने साथ उसको ले गए, तो ये क्या है? चोरी है, थेफ्ट करा है आपने, उसकी आपको सजा मिलेगी आईपीसी के अंडर। तो लॉ क्या लिखा हुआ था कि अगर आपने ये एक्शन करा तो वो थेफ्ट जो है माना जाएगा, उसकी ये सजा है। तो लॉ था, मैंने किसी और का फोन अपने पास ले जाकर ब्रीच ऑफ लॉ करा है, तो अब ब्रीच ऑफ लॉ की मुझे क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली बोल दूं कि अच्छा तुम तो आज तुम मुझे अच्छे नहीं लगते हो, तुमसे तो मैं बहुत गुस्सा हूं, तो तुम्हें सजा मिलेगी। ठीक है, कोर्ट में जाओ, तुम्हें सजा मिलेगी। जब तक आपने ब्रीच ऑफ लॉ कोई नहीं किया है तब तक आपको सजा नहीं मिलनी चाहिए। जैसे अगर आप इमेजिन करो, ब्रिटिशर का जब रूल था इंडिया के ऊपर, एक जो ब्रिटिश रूल जिसे हम बोलते हैं, उस दौरान पर आपके लीडर्स को ऐसे ही जेल में बंद कर दिया जाता था। उस दौरान पे रैंडमली जो है लोगों को तंग किया जाता था, जा जाके उनके राइट्स वॉलेट किए जाते थे, राइट्स ही नहीं थे लोगों के पास। तो वहां पर पनिशमेंट मिल रही थी इवन विदाउट एनी ब्रीच ऑफ लॉ। कोई भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ बोलता था तो बोल दिया जाता था कि ये गलत बोल रहा है, ये तो हमारे जो है अगेंस्ट बोल रहा है, इसको सजा देंगे। तो ब्रीच ऑफ लॉ नहीं भी होता था तब भी सजा मिल जाती थी लोगों को।
तो वो क्या है, रूल ऑफ मेन है, मन चाहा रूल, आर्बिट्ररी रूल, वो रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो हमने कहा कि आपको सिर्फ तब सजा मिलेगी जब आपने कोई ब्रीच ऑफ लॉ किया है, सिर्फ तब। वो कैसा ब्रीच ऑफ लॉ जो भी हुआ है वो कहाँ लिखा है, यानी ऑर्डिनरी लीगल मैनर जहां लिखा हो। हमने अलग अलग लॉ नहीं बनाए अलग अलग लोगों के लिए। हमने ऐसा नहीं कहा है कि जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं उनके लिए ये अलग लॉ है, जितने भी हमारे नॉर्मल लोग हैं उनके लिए ये अलग लॉ है। अलग अलग हमारे पास लॉज नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई लेट्स से हमारे कल को कोई भी लीडर है, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर है, वो अगर किसी का फोन फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से उठा के ले जाएं तो हम बोलेंगे कि नहीं आप पे थेफ्ट नहीं लगेगा, ठीक है, ये तो सिर्फ ऑर्डिनरी लोगों के लिए है। नहीं, कोई भी अगर ब्रीच ऑफ लॉ करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। ऑर्डिनरी लीगल मैनर में जो लिखा है उसके अगेंस्ट जो भी जाएगा उसे सजा मिलेगी, ठीक है, इन योर ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ। अब ये ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ क्यों है कि आपका डाइसी ने जब ये प्रिंसिपल्स लिखे थे उस समय आपका फ्रेंच डिट्रॉइट एक सिस्टम चलता था। वहां पर क्या था कि आपके दो तरह के कोर्ट्स थे, एक तो थे आपके नॉर्मल कोर्ट्स, दूसरे थे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, जहां पर आपके एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी लोग हैं ना वो उनके केसेस चलते थे। तो आपके ये जो भी मिनिस्टर्स हैं अगर उनका कोई केस है तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में जाएगा जिसमें अलग लॉ चल रहा है, और किसी नॉर्मल बंदे का केस होगा तो वो नॉर्मल कोर्ट में जाएगा। तो हमने कहा रूल ऑफ लॉ के लिए जरूरी है कि ऑर्डिनरी लीगल मैनर में जो लिखा है उसके हिसाब से ही काम हो, उसका अगर ब्रीच होता है तो पनिशमेंट मिले ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ही, अलग अलग ना हो। अलग अलग होने से क्या है, आर्बिट्ररीनेस आएगी कि आपका यहाँ अलग लॉ चल रहा है यहाँ अलग लॉ चल रहा है, दोनों को अलग अलग करने का कोई लीगल बेसिस नहीं है, तो रूल ऑफ लॉ वहां पर नहीं होगा। तो इसीलिए हमने कहा कि ऑर्डिनरी कोर्ट में ऑर्डिनरी लीगल मैनर में जो लिखा है उसका अगर ब्रीच होता है तो ही पनिशमेंट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ योर रूल ऑफ लॉ। द सेकेंड प्रिंसिपल इज नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। लॉ की दृष्टि में हर एक व्यक्ति एक समान है। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेइंग इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। लॉ के आगे हर कोई एक समान है। लॉ के नजरों में कोई अमीर कोई गरीब कोई सेलिब्रिटी कोई ऑर्डिनरी पर्सन कुछ नहीं है। लॉ के आगे हर कोई एक समान है, ठीक है, और हर किसी को लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी है तो उसको ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी लॉ की, कोई नॉर्मल पर्सन है तो उसे कम मिलेगी ना। रीजनेबल अगर है तो हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट हो, क्योंकि आर्टिकल 14 जिस इक्वालिटी की बात कर रहा है वो इक्वालिटी जस्टिस के साथ आनी चाहिए। जस्टिस कब होगा, आप हर किसी को इक्वल ट्रीट करो, जबकि वो इक्वल नहीं है तब भी इक्वल ट्रीट करो, वो इनजस्टिस है। एक बच्चे को 2 सेब खाने की भूख है, एक बच्चे को 5 सेब खाने की भूख है, मैं लेके दोनों को 2-2 सेब दे देती हूँ। तो अब एक को ज्यादा भूख थी एक को कम भूख थी, मैंने दोनों को 2-2 ही सेब दिए, तो एक की भूख तो मिट गई पर दूसरा अभी भी भूखा है। तो जो अनइक्वल है उसने इक्वल ट्रीटमेंट देंगे तो वो भी उतना ही बड़ा इनजस्टिस है जितना बड़ा इनजस्टिस होता दो इक्वल लोगों को अलग अलग ट्रीट करना। दोनों बच्चों को 2-2 सेब की भूख है, एक को मैंने 4 दे दिए एक को मैंने एक भी सेब नहीं दिया, तो इक्वल को अनइक्वली ट्रीट करने जितना गलत है उतना ही अनइक्वल्स को इक्वल ट्रीट करना गलत है। इसके लिए आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउ करता है। हमने कहा अलग अलग कोर्ट अलग अलग लॉ नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर भी हमारे 18 साल से कम के जो व्यक्ति हैं अगर वो कोई क्राइम करते हैं, जो हमारे चाइल्ड हैं, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर उनका केस चलता है। अगर कोई 18 साल से बड़ा व्यक्ति क्राइम करता है उसका आपका क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड जो है उसके हिसाब से केस चलता है। तो यहाँ तो हम अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं, पर हम इक्वल्स को अलग अलग ट्रीट नहीं कर रहे हैं, अनइक्वल्स को अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं। ये दोनों कभी इक्वल थे ही नहीं। अगर हम एक 12 साल का बच्चा जो कि किसी मजबूरी में अगर उसने किसी का मर्डर करा है, और कोई खूंखार क्रिमिनल 40 साल का कोई खूंखार क्रिमिनल जिसने 50 मर्डर करे हैं, अगर हम दोनों को इक्वल ट्रीट करें, दोनों को फांसी की सजा दे दें, तो वो भी गलत होगा।
तो इसके लिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड है कि अगर लॉ डिमांड कर रहा है दोनों को अलग अलग ट्रीट करना, तो आप अलग अलग ट्रीट कर सकते हो। पर अगर लॉ डिमांड नहीं कर रहा है, लॉ डिमांड करना चाहिए, ठीक है, रूल ऑफ लॉ है तो लॉ डिमांड करना चाहिए, अगर लॉ डिमांड नहीं कर रहा तो आप सबको एक बराबर ट्रीट करोगे, ठीक है, लॉ की नजरों में हर कोई एक बराबर होगा। सिमिलरली आपके सेलिब्रिटीज प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं बिकॉज दे आर मोर टारगेटेड, दे आर मोर लाइकली कि कोई उनकी गाड़ी के नीचे बॉम्ब लगाएगा, इट इज वेरी लेस लाइकली कि कोई मेरी गाड़ी के नीचे बॉम्ब लगाएगा, मोस्टली बिकॉज आई डोंट ओन अ कार। तो आपके इक्वल्स नहीं है, हम दोनों अनइक्वल्स हैं। तो इसीलिए आपका हो सकता है कि किसी और को ज्यादा किसी चीज की जरूरत हो जो कि जस्टिस और लॉ अगर डिमांड करे तो मिलना चाहिए। बट दिस डजंट मीन कि सेलिब्रिटी कोई अबव द लॉ है, ऐसा नहीं है। आपके संजय दत्त ने अगर लॉ का ब्रीच करा तो उन्हें सजा मिली उस चीज की, ऐसा नहीं है कि हमने बोला कि नहीं नहीं ये तो सेलिब्रिटी इनको जाने देते हैं। नो, नोबडी इज अबव द लॉ, लॉ की नजरों में हर कोई एक समान है। तीसरा प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ का है कि आपके कोर्ट्स जो हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं बाकी लोगों की राइट्स और फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपके बाकी लोग मतलब ऑर्डिनरी सिटीजन कोई भी हैं, उनके अगर लॉज वॉयलेट हो रहे हैं, उनके अगर राइट्स और उनकी फ्रीडम वॉयलेट हो रही है, तो उसको रोकने का काम किसका है? कोर्ट का है। हमने कहा कोई अगर लॉ बनता है जो हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, तो उसको रोकने का काम किसका है? कोर्ट का है, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। एग्जीक्यूटिव कोई लॉ पास कर रहा है, कोई ऑर्डर पास कर रहा है एग्जीक्यूटिव कि जो कि मेरे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, उसको रोकने का काम किसका है? कोर्ट का काम है। ठीक है, अगर मुझे लगता है कोर्ट ने कोई डिसीजन सुना है जो कि गलत है, मेरे पास कोर्ट का कोई डिसीजन है, मेरे अगेंस्ट वो आया है, मुझे लग रहा है गलत है, अगर वो गलत है तो मेरे पास अपील फाइल करने का भी प्रोविजन है, आगे मुझे उसमें रिव्यू फाइल करने का भी प्रोविजन है। तो दिस इज व्हाट वी मीन व्हेन वी से कि कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है लोगों के राइट्स और फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करने में। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आपकी जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट कैसे? कि आपके जुडिशरी के ऊपर किसी और का रूल ना चल रहा हो। ऐसा ना हो कि जजेस हमारे बेचारे डरे धमके बैठे हुए हैं कि अगर हमने लेट्स से किसी मिनिस्टर का केस आया, वो मिनिस्टर आपके करंट गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं, ठीक है, XYZ कोई करंट गवर्नमेंट है जो अभी पावर में है, उस गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं ये मिनिस्टर। तो अब जजेस को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर हमने इनके खिलाफ कोई भी डिसीजन दिया तो हो सकता है कल को हमारी पोस्टिंग कहीं और चेंज कर दें, हो सकता है कि ये हमारी सैलरी कम ज्यादा कर दें। तो यहाँ पर ये चीज को हटाने के लिए बहुत जरूरी है जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना। जुडिशरी को हम लोग देखते हैं एज अ बॉडी जो कि न्याय कर रही है, जस्टिस कर रही है। तो वो जस्टिस क्या आपका एक्चुअली जस्टिस होगा? अगर वो जस्टिस बायस्ड होगा कि जुडिशरी को, हमारे जजेस को लग रहा था कि उनकी सैलरी कम ना हो जाए तो इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई डिसीजन नहीं दिया, या हमारे जजेस को लगा कि मेरी पोस्टिंग तो पता नहीं कहाँ कर देंगे ये लोग, तो उन्होंने गलत डिसीजन नहीं दिया, या जुडिशरी को लगा कि हमारी तो आगे प्रमोशन नहीं होगा तो उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन नहीं दिया। तो इन सब चीजों को हटाने के लिए, इन सब चीजों को परे रखने के लिए हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करी है कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होगी, उसके ऊपर किसी और का दबाव नहीं होगा। उनकी पोस्टिंग, प्रमोशंस, उनकी सैलरीज, ये सब चीजें जो हैं वो किसी गवर्नमेंट के हाथ में हमने नहीं दी हैं, वो हमने एक बंदे को नहीं पकड़ाई हैं। तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं कि जुडिशरी किसी के दबाव में आके कोई डिसीजन ना दे, सिर्फ और सिर्फ जो लॉ में लिखा है उसके हिसाब से हमारा डिसीजन दे। दिस इज योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रिंसिपल है इंडिविजुअल राइट्स, कि हर एक व्यक्ति के पास राइट्स हो कुछ। वो कैसे राइट्स हैं? हमने कहा फंडामेंटल राइट्स हो, मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स हैं जो कि हमारे क्या है? बेस हैं, ठीक है, बेस हैं जिसपे टिका हुआ है हमारा हर एक राइट, हमारा स्टैट्यूटरी राइट हो, लीगल राइट हो, हमारी कोई भी लिबर्टी हो, फ्रीडम हो, प्रिविलेज हो,
हर एक चीज इन राइट्स पे टिकी हुई है। ये ऐसे बेसिक राइट्स हैं जो कोई मुझे दे नहीं रहा है लाके कि ये लो ये राइट आज से तुम्हारा हुआ। ये राइट मेरे अंदर से आ रहा है। ठीक है, मेरे अंदर से, मैं पैदा जिस दिन हुई थी एज एन इंडियन सिटीजन, उस दिन से ये राइट मेरे पास है। ठीक है, ऐसा बेसिक ये राइट है। मेरे अंदर से ये राइट आ रहा है तो कोई मुझसे ये राइट छीन भी नहीं सकता है। कोई कल को लॉ नहीं बना सकता कि आपके पास अब तो राइट टू इक्वालिटी नहीं है, या आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, या आपके पास राइट टू लाइफ नहीं है। कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता कल को। मुझसे ये राइट कोई छीन नहीं सकता। मैं अपनी मर्जी से भी ये राइट्स जो है उन्हें वेव ऑफ नहीं कर सकती हूँ। मैं अपनी मर्जी से भी नहीं बोल सकती हूँ कि मुझे ये राइट्स नहीं चाहिए। तो ऐसे बेसिक जो राइट्स हैं वो हर एक सिटीजन के पास होने ही चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग व्हेन वी से कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बात कर रहा है कि इंडिविजुअल्स के पास राइट्स हो। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल के पास कुछ बेसिक ऐसे राइट्स हो जो कि आपको चाहिए ही चाहिए किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया है ह्यूमन राइट्स से, मानव अधिकार। ह्यूमन राइट्स आपके जो हैं बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो सिर्फ इंसान पैदा हो गया है उसके पास ये कुछ बेसिक राइट्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो वो राइट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसे राइट्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स कि आप जस्ट इंसान पैदा हो गए इंडिया के अंदर, सिर्फ इस रीजन से ये बेसिक राइट्स आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। बेसिक है ये राइट्स, बेस बना रहे हैं हमारे बाकी सब राइट्स का, हमारे बाकी सब फ्रीडम्स का, इसीलिए बेसिक है ये राइट। यूनिवर्सल है ये राइट, हर एक इंसान के पास है इंडिया में। ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कियों के पास है या सिर्फ लड़कों के पास है या सिर्फ हिंदूज के पास है, सिर्फ मुस्लिम्स के पास है। हर एक व्यक्ति के पास, हर एक क्लास के ऑफ सिटीजन के पास ये राइट्स ऑटोमेटिकली हैं। ठीक है, आपके इन एलियनेबल हैं ये राइट्स, आपसे एलियनेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते हैं ये राइट्स। ठीक है, यूनिवर्सल है, बेसिक है, इनएलियनेबल है, इनहेरेंट है, आपके अंदर से आ रहा है। तो दीज राइट्स आर व्हाट योर वेरी बेसिक राइट्स, जो हर एक व्यक्ति के पास ये कुछ राइट्स होने ही चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कह रहा है कि ये सब राइट्स तो आपके पास होने ही चाहिए। नेक्स्ट वी हैव सिविलियन कंट्रोल ऑफ द मिलिट्री। अब अगेन यहाँ पर ऐसा मन माना कोई रूल नहीं है, आर्बिट्ररी कोई लॉ नहीं है कि लोग अपनी मर्जी से मिलिट्री को फोर्स कर रहे कुछ भी करने के लिए, कि हमने कहा कि अच्छा मुझे सो एंड सो कंट्री का लीडर नहीं पसंद, एक काम करो जाओ बॉम्ब गिरा दो कंट्री के ऊपर, जाओ न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दो वहां पर, या जाओ अपनी मिलिट्री लेकर जाओ और उस कंट्री के लीडर को मार के आ जाओ। किसी भी इंसान का मन चाहा रूल नहीं है। कोई भी लीडर, अगर हम बोल भी रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव हेड है, अगर हम बोल रहे हैं कि वो फर्स्ट कमांडर है, तो हमारा ये मतलब नहीं है कि वो अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ लॉ के दायरे में रहकर ही काम कर सकते हैं। मीनिंग कि आपका जो कंट्रोल है मिलिट्री का, वो किसी पॉलिटिशियन के हाथ में नहीं है, वो आपके मिलिट्री के जो भी आपके चीफ्स हैं उनके हाथ में है। ठीक है, आपकी आर्मी नेवी और एयर फोर्सेस के जो भी चीफ हैं, नाउ वी आर कंबाइनिंग ऑल थ्री टू हैव वन चीफ ओनली। तो जो भी आपके हेड होंगे, चीफ होंगे, उनके पास ये राइट है कि वो कैसे कंट्रोल करेंगे आपकी आर्म्ड फोर्सेस को। ये किसी पॉलिटिशियन के हाथ में हमने नहीं दिया है, क्योंकि अगेन दिस इज व्हाट द लॉ डिमांड्स, दिस इज व्हाट रूल ऑफ लॉ डिमांड्स। दैट इज अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। लास्ट वी हैव पुलिस अकाउंटेबिलिटी। अब हमने ऊपर बात करी थी अकाउंटेबिलिटी की गवर्नमेंट की। ठीक है, आपकी गवर्नमेंट अकाउंटेबल है तो आपकी एग्जीक्यूटिव को भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा। आपकी एग्जीक्यूटिव जो है, आपकी पुलिस फोर्सेस हैं, वो भी अकाउंटेबल होंगे। तो आपकी पुलिस फोर्सेस को भी अकाउंटेबल रखने के लिए हमारे पास जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का प्रिंसिपल है कि आपकी फोर्सेस भी जो हैं, पुलिस फोर्सेस भी जो हैं, वो भी अकाउंटेबल हो लोगों को लेकर। ठीक है, उनका भी एक रोल हो कि वो भी अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब लोग जो है उनकी एक धारणा बन चुकी है पुलिस को लेकर कि दे आर वेरी करप्ट, या वो अपनी मन मर्जी से कुछ भी करते हैं। बट पीपल हु हैव their fathers or their mothers or some other family member belonging in the police force, they would know
कि वो लोग एक्चुअली कितना काम कर रहे हैं। वो लोग अपनी जान जोखिम में डाल के रक्षा कर रहे हैं लोगों की। दे आर मेकिंग श्योर लॉ एंड ऑर्डर हमारी कंट्री के अंदर बना रहे। ठीक है, कुछ फ्यू बैड एप्पल्स को देखकर लोग एक धारणा बना लेते कि सभी ऐसे हैं, बट आवर पुलिस फोर्स इज एक्चुअली वर्किंग फॉर अस। दे आर वर्किंग फॉर अस एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग श्योर कि हम लोग सेफ रहें, सिक्योर रहें। एंड इन दैट सेंस पुलिस अकाउंटेबल भी है। डायरेक्टली हमें अकाउंटेबल ना हो, पर इनडायरेक्टली पुलिस भी अकाउंटेबल है टू अस। वी कैन ऑलवेज क्वेश्चन, अगर पुलिस कोई गलत काम कर रही है या उन्होंने कोई ऐसा एक्शन लिया जो कि हमें लग रहा है इनअप्रोप्रिएट है, उनकी कॉम्पिटेंस से बाहर है, या वो अपनी पावर का मिस यूज कर रहे हैं, तो वी कैन ऑलवेज मेक देम अकाउंटेबल। हमारे पास, वो सिटीजन्स के पास भी वो पावर है कि वी कैन मेक देम अकाउंटेबल। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सही, बट वी कैन मेक देम अकाउंटेबल। तो क्योंकि इंडिया में ये सभी 8 प्रिंसिपल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के, वो प्रेजेंट हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है। ठीक है, जो स्पिरिट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान की जो सोल है, स्पिरिट है, वो भी प्रेजेंट है। दिस इज व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट। So the next basic expression that we have is योर बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है? डॉक्ट्रिन आपकी कोई भी प्रिंसिपल है, कोई भी लॉ है जो हम फॉलो करते हैं। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, आप बार बार जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ोगे, बार बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पढ़ोगे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है। हमने ऊपर भी जरा सा डिस्कस करा था कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के जो प्रिंसिपल हैं वो आपका स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस में भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने यही बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसकी बेसिक आइडेंटिटी आप नहीं छीन सकते हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है? अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बोल रही है कि लेट अस इमेजिन कि कोई बिल्डिंग है। ठीक है, वी हैव अ बिल्डिंग, कोई भी, आप जिस भी घर में रह रहे हो, बिल्डिंग में रह रहे हो, लेट अस इमेजिन दैट। अब आपकी वो बिल्डिंग जब बनी होगी तो कुछ पिलर्स उसमें बने होंगे, राइट? उसमें जो भी पिलर्स बने होंगे, ये एक बेसिक एक मैप बना होगा कि यहाँ एक पिलर लगेगा, एक पिलर यहाँ लगेगा, ये यहाँ पिलर्स लगेंगे, ये आपका बेस है, ये आपका रूफ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एक रूम होगा, यहाँ पे एक दूसरा रूम होगा, ये आपके पास गैलरी है, यहाँ पे किचन है आपके पास, ये आपका ड्राइंग रूम है, यहाँ पे लेट्स से बाथरूम है आपके। ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक फ्लोर मैप है किसी भी बिल्डिंग का। ठीक है, फ्लोर मैप है, यहाँ पे हमने बोला कि ये एक पिलर है, एक पिलर यहाँ पर है, एक पिलर यहाँ पर है, एक पिलर यहाँ पर है, एंड लेट्स से वी हैव 2 more pillars here. Now दिस इज योर बेसिक स्ट्रक्चर। ये जो पिलर्स का ढांचा है, अंदर रूम्स चाहे कैसे भी हो आपके, ठीक है, अंदर आपका कोई भी रूम कहीं पर भी हो, डजंट मैटर, बट ये आपके पिलर्स जो होंगे, जो आपका बेस है, जो आपका टॉप है, दिस ऑल इज बेसिक स्ट्रक्चर। ये बुनियादी एक ढांचा है जो आप चेंज नहीं कर सकते। आप अगर कोई घर खरीद रहे हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें 6 नहीं, मुझे तो 12 पिलर्स चाहिए थे, या 6 पिलर्स नहीं, मुझे 4 पिलर्स चाहिए थे। नो, ये एक बेसिक ढांचा है जो बन चुका है। अब इस बेसिक ढांचे को आप चेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे तो फ्लोर नहीं चाहिए अपने घर में, या मुझे छत नहीं चाहिए अपने घर में, मुझे बिना छत का घर चाहिए, 4 मंजिला घर और किसी में भी छत ना हो। तो आप ये सब चीजें डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। आप ये बोल सकते हो कि मुझे लेट्स से 2 नहीं 4 रूम्स चाहिए, तो हमने ये 4 रूम्स जो है यहाँ पे खड़े कर दिए। आप बोल सकते हैं मुझे एक किचन और 4 और बाथरूम चाहिए, आपने ये बाथरूम्स बना दिए। आप अपने ड्राइंग रूम का शेप चेंज कर सकते हो, आप दीवार का पेंट चेंज कर सकते हो, आप जो है अलग वॉलपेपर लगवा सकते हो, टाइल्स चेंज कर सकते हो, फ्लोर पे मार्बल कौन सा लगेगा चेंज कर सकते हो, बट आप बेसिक ढांचा जो है उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात लो, तो आप जो है ये नहीं बोल सकते कि मुझे 3 हाथ चाहिए, या मुझे जो है 4 टांगे चाहिए, ज्यादा भागना है मुझे तो।
ठीक है, या मुझे 2 लंग्स नहीं 2 और दे दो, दिल्ली में वैसे इतना पॉल्यूशन है, 2 तो ऐसे ही खराब हो जाएंगे, तो 2 और दे दो। तो आप अपना बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि मेरा थोड़ा लाइपोसक्शन से फैट रिमूव कर दो, या मेरी नाक सीधी कर दो, या मेरे चीक बोन्स और एनहांस कर दो, वो आप कर सकते हो थ्रू प्लास्टिक सर्जरी। बट आप अपना बेसिक ढांचा नहीं चेंज कर सकते हो। यू कैन नॉट से कि मुझे तो आगे बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है, यूपीएससी जुडिशरी का कोई एग्जाम निकालना, 2 दिमाग लगा दो मेरे पास। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये सारी चीजें आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक ढांचा, एक बुनियादी ढांचा है जिस पर आप खड़े हो। आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। आप बिल्डिंग में पिलर्स की डायरेक्शन यहाँ से इधर कर दो, आप बनने के बाद नहीं चेंज कर सकते हो। आप फ्लोर में कोई भी चेंजेस कर सकते हो, अपर बॉडी में कोई भी आप अपनी ऊपरी सतह पे कोई चेंज कर सकते हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट वी मीन बाय द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स लिखे हैं, कुछ बेसिक चीजें जो लिखी हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। आप रूल ऑफ लॉ नहीं हटा सकते, आप फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकते, आप सेपरेशन ऑफ पावर को चेंज नहीं कर सकते हो, जो अकाउंटेबिलिटी है गवर्नमेंट की उसे चेंज नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को चेंज नहीं कर सकते। ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। वी कैन नॉट चेंज दीज थिंग्स। सो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करना हमें अलाउड नहीं है। हम उसके अलावा चेंजेस कर सकते हैं, बट बेसिक जो एक ढांचा बना हुआ है उसे चेंज नहीं कर सकते। This doctrine was given in the case Keshwananda Bharati case. It is again a very famous judgment. You will read again and again about this judgment in your constitutional law. तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? एक बुनियादी ढांचा है जिसे बदलना हमें अलाउड नहीं है। उसके अलावा हम चेंजेस ला सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पर हम इस बेसिक एक ढांचे के अंदर चेंज नहीं ला सकते हैं। सो आई विल बी एंडिंग योर क्लास नाउ।